नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, जी हां, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे हमें प्रॉफिट होगा, कहां पे हमें लॉस होगा। इस पूरी वीडियो में थोड़ा वर्बल बातें भी होंगी, बट अलॉन्ग विथ वर्बल बातें थोड़ी सी हम टेक्निकल बातें भी करेंगे और एक्सेल शीट के थ्रू समझेंगे, कैलकुलेशंस के थ्रू समझेंगे कि किस में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और किस में हमें लॉस हो सकता है। एज अ बिगनर बहुत ही टफ रहता है, बहुत ही मुश्किल होती है कि कहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें फिक्स डिपॉजिट्स में जाना चाहिए, या हमें इक्विटी में जाना चाहिए, या हमें प्रोविडेंट फंड में जाना चाहिए, एलआईसी करनी चाहिए, या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। तो ऑप्शंस बहुत हैं, बट वेयर टू इन्वेस्ट, वो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो इस वीडियो के थ्रू यही आपको बताऊंगा। मैं बात करूंगा फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में, मैं बात करूंगा प्रोविडेंट फंड के बारे में, देन हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में और समझेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है पिछले 11 सालों का और कहां पे अगर हम इन्वेस्ट करें या करेंगे तो हमें कैसा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फिक्स डिपॉजिट की एक शीट आपको दिख रही है। आप देखो, इसमें 2011 में जो हमें एफडी का रेट मिलता था, जिसपे हम जो अमाउंट हमारा लगाते थे 5 साल या उससे ज्यादा अमाउंट के लिए, ज्यादा सालों के लिए अगर लगाएंगे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2011 में 9.25%। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 2021 की तरफ बढ़ते बढ़ते 5.40% ही रह गया दोस्तों। मतलब अगर अब आप अगर पैसा लगाते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 5.4% मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है दोस्तों। वाई? अक्सर हम देखते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अभी अगर मैं पुराने इन्वेस्टर्स की बात करूं, हमारे पेरेंट्स की बात करूं, तो वो मोस्टली फिक्स डिपॉजिट की तरफ बढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम रेट्स अच्छे थे। 9.25 मिल रहा है दोस्तों 2011 में, और इससे पहले भी न जाने क्या मिल रहा होगा। मैं सिर्फ बात करूंगा लास्ट 10-11 ईयर्स की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए इन चीजों को देखते वक्त, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। क्योंकि हर साल जैसे जैसे साल बढ़ेंगे और आपका पैसा बढ़ाओगे डिपॉजिट्स में डाल के, इन्वेस्टमेंट करके, बट इन्फ्लेशन भी तो होगा। 6% इन्फ्लेशन हो गया या 7% हो गया, 8% हो गया, दैट मीन्स इन्फ्लेशन से हम समझते क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो पैसे की वैल्यू है वो भी तो डिक्रीज करेगी दोस्तों। दूध का पैकेट जो 11-12 रुपए का आता था, अब 24-25 रुपए का आता है टोन। तो आप देख रहे हो 11-12 से 24 हो गया, 100% राइज हो गया उसमें। तो दिस इज इन्फ्लेशन। मतलब कुछ टाइम पहले जो आप चीज बहुत सस्ती खरीद लेते थे, उसकी वैल्यू अब वो नहीं रही, उसकी वैल्यू भी अब बढ़ गई है। तो आपको उसी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। तो अगर मैं एफडी की बात करूं, तो आप देखो यहाँ पे 2011 में 9.25% इंटरेस्ट हमें दे रही थी एफडी, और उसी में इन्फ्लेशन था 8.86%। तो आप देख रहे हो रियलाइज इंटरेस्ट आपको सिर्फ 0.39% का मिला है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 2011 में 5 साल के लिए, तो मैच्योरिटी आपको मिलती 1,55,635 रुपए। मतलब आपको 55,635 का गेन हो जाता, आपको रिटर्न मिल जाता 5 साल बाद। बट वही वैल्यू अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसीडर करके लूं, 5 साल का इन्फ्लेशन अगर मैं देखूं, 2011 में 8, 12 में 9, फिर 11, फिर 6, फिर 4, अगर इन सबको मैं कंसीडर करके देखूं, तो जो मेरी रियल वैल्यू बनती है वो सिर्फ बनती है 1,05,465 रुपए। तो अगर आप इसको ऐसे समझोगे, चलिए इसको हटाते हैं ताकि आपको थोड़ा और डिटेल समझ आए। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपकी मैच्योरिटी बनी 1,33,823। ये जो मैं बात कर रहा हूं साल 2017 की बात कर रहा हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2017 में आप देखो, द अमाउंट एट मैच्योरिटी है 1,33,823 है। मतलब अगर आपने 2017 में एफडी में पैसे डाले होते 6% इंटरेस्ट में, तो आपकी मैच्योर्ड अमाउंट इतनी बनती। ठीक है? तो अगर इसको हम देसी भाषा में समझें कि हमारा पैसा कितना हो गया, रिटर्न कितना मिल गया हमें, तो 33% रिटर्न आपने ले लिया 5 साल में, है कि नहीं? क्योंकि 1 लाख में 33,823 रुपए आपने कमा लिए 5 साल के अंदर। बट यही चीज अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हो, अगर आप इन्फ्लेशन कंसिडर करते हो, तो सिर्फ 1,07,884 रुपए बनते हैं, जो आपका गेन हो जाता है कितना? 7,884 रुपए। मतलब आपने अपने पैसे की वैल्यू सिर्फ इतनी ही बढ़ाई है दोस्तों, क्योंकि 5 साल बाद अब जो चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं। तो आपने सिर्फ 7,884 रुपए का गैम्बल किया। तो क्या ये सही है दोस्तों? क्या 5 साल में आपने सिर्फ इतना ही पैसा बढ़ाया? तो क्या ये चीज सही है? क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है? दैट डिपेंड्स ऑन यू नाउ।
पर्पस ये था कि आपको मैं समझाऊं कि 5 साल बाद आपका पैसा किस तरह से बढ़ता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लाई करेंगे उस चीज को देखने में। तो अगर आप देखोगे तो आपका पैसा बड़ा तो है, 33,000 रुपए तो आपने कमाए हैं, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 7,884 रुपए का प्रॉफिट आप कमा पाए हो उसमें। तो दोस्तों ये जरूर कंसिडर करना, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे बहुत ही कम इंटरेस्ट है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे अब इन्वेस्ट करो। पहले कंडीशन अच्छी थी बट राइट नाउ कंडीशन इज नॉट दैट गुड, सो आई वुड सजेस्ट डोंट गो इन दिस ऑप्शन, गो फॉर सम अदर ऑप्शन। तो चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं जो कि है प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड की क्या कहानी है दोस्तों, जो लोग सैलरीड हैं, मतलब काम कर रहे हैं कहीं पर, उनको सैलरी मिल रही है, तो आपकी बेसिक का कुछ परसेंट पीएफ में जाता है नहीं, प्रोविडेंट फंड में जाता है, ईपीएफओ हम बोलते हैं। तो जो पीएफ में आपका अमाउंट जाता है वो लॉक हो जाता है और कुछ टाइम बाद जब आप लोग रिटायर होंगे तो उसका कुछ परसेंट आपको मिल जाता है और कुछ परसेंट ग्रेचुइटी बन जाती है, एज इन आपकी पेंशन बन जाती है। बट द थिंग इज, इसमें अच्छी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट मिलता है पीएफ में वो बहुत ही कांस्टेंट रहा है। आप देखो 10-11 के टाइम पे था 9.5%, 11-12 में 8.25 हुआ, बट ये 9-8 में वेरी कर रहा है और अभी भी 2020-21 की मैं बात करूं तो 8.5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है पीएफ में। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन अगर हम इसे कंपेयर करें फिक्स्ड डिपॉजिट से। तो आइए समझते हैं, अगर आप इसमें पैसा अपना लगाते हो तो किस हिसाब से आप ग्रोथ पाओगे। अब देखो, अभी इन्फ्लेशन एंड रियलाइज्ड इंटरेस्ट भूल जाइए, मंथली इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी का 2,000 रुपए जा रहा है पीएफ में, ठीक है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो, देयर आर ऑप्शंस। वॉलंटरी पीएफ भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी तरफ से ये अमाउंट को बढ़ा सकते हो। आप 2 को 5 कर सकते हो, 2 को 10 कर सकते हो, 2 को 20 कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मान लेते हैं 2010 या 11 में हमने पीएफ में पैसे डालने चालू कर दिए, ठीक है, हमारी नौकरी लगी और हमारा कुछ पैसा वहां जाने लगा, और मैं मान के चलता हूं हर साल आपको आपकी सैलरी में 7% का राइज मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, 7% मिल ही जाता है, चलो 5, 6, 7, हम 7 मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 2,000 रुपए आपके मंथली इन्वेस्टमेंट थे 2010-2011 में, और वही इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ के 2,140 रुपए हो गया अगले साल, ठीक है। अगर इसको ईयरली लोगे तो 24,000 आपका था 2010 में, और उसके बाद 25,680, और लाइक वाइज ये बढ़ता चला गया। और आपका जैसे जैसे पीएफ की तरफ कंट्रीब्यूशन बढ़ा, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो बेसिक का जो परसेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राइज होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा और साल का आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा। अब मान लेते हैं 2010 से हम इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 2020-21 में हम कहां लाई कर रहे हैं दोस्तों, लेट्स सी। अगर हमारा 2,000 रुपए ही जा रहा होता तो लेट्स रिमूव दिस, इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है कितना, 3,78,806 रुपए। मतलब 11 साल अगर हम देखें पीछे, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि 2010 में हमने इतना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो चुका है, इतना, और मैच्योर्ड अमाउंट हमें कितनी मिल चुकी है, इतनी, एज पर दी इंटरेस्ट जो हमें पीएफ में मिल रहा था। जो हमारी मैच्योर्ड अमाउंट है वो कितनी हो गई है, 6,08,544 रुपए। तो अगर देसी भाषा में देखोगे 11 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 60% ग्रो कर गया दोस्तों। तो देख रहे हो आप कितना फर्क है, 60% आपका पैसा ग्रो कर गया है। और अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते, क्योंकि इन्फ्लेशन आप देखोगे ऑन एन एवरेज अगर आप लेते हो इन्फ्लेशन को तो 6-6.5% आप मान के चलोगे इन्फ्लेशन है। कभी भी कोई भी कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि कितना आपका पैसा रहेगा, आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन को आप अप्रोक्सीमेटली 6.5% तो दोस्तों लेके चलो, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर आप लोगे तो इतना ही पड़ जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो आप एवरेज यहाँ पे 6.19%। तो अगर मैं इन्फ्लेशन लेता हूं फिर भी मेरा पैसा 20% बढ़ गया है, तो दैट मीन्स मुझे राइज मिल रहा है कि नहीं। मेरा इन्वेस्टमेंट था 3,78,000, और अगर इन्फ्लेशन भी मैं लेता हूं तो मेरे पैसे की वैल्यू 4,54,661 रुपए है। तो मोटा मोटा 1 लाख मैंने कमा लिया है कि नहीं। तो पीएफ इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, और इसी को अगर आप अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दोगे 2,000 से, मान लो अगर मेरी इनिशियल कंट्रीब्यूशन ही 5,000 रुपए जा रही है, तो आप देखो ये वैल्यू भी बढ़ती चले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो।
और अपना जो सेविंग है वो बढ़ा सकते हो। अब एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली एक चीज और है। जैसे आप एफडी में पैसे डालते हो तो एक बल्क अमाउंट आप डाल देते हो, ठीक है, आरडी भी करते हो आप, उसमें आप एसआईपीस करते हो, बट प्रोविडेंट फंड में भी यही सेम फंडा लगता है। यहाँ पे आप लमसम नहीं डाल रहे हो, आप मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, जैसे मान लो अभी अभी आप यंगस्टर हो और अभी अभी आपकी नौकरी लगी है, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपकी सैलरी से कुछ पार्ट सेविंग में जा रहा है। आपको मतलब 2,000 रुपए बहुत मिनिमम होते हैं दोस्तों। अगर आपकी नौकरी लग गई है तो 2,000 रुपीज अगर आप जा भी रहे हैं आपके सेविंग्स में, तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे आपके खर्चे उस तरह से बढ़ जाएंगे, और सिर्फ 2,000 रुपए करके 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 आप देख रहे हो उसकी अमाउंट कितनी ज्यादा बन जा रही है, क्योंकि ये जो मैच्योर्ड अमाउंट है दोस्तों ये आपके अकाउंट में है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं इसमें से कुछ परसेंट आपका ग्रेचुइटी में चला जाएगा, बट ओवरऑल आप बिगर पिक्चर देखोगे, जितना इसको बढ़ाओगे आप उतना स्टोरेज आपका बढ़ता रहेगा, आपका बफर बढ़ता रहेगा। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन दोस्तों, आप इस पे जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा थोड़ा बेटर मिलेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें कि बेस्ट इंटरेस्ट आपको कहां मिलेगा, तो मैं हमेशा हमेशा आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट चाहिए, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, अच्छा रिटर्न चाहिए, तो गो फॉर इक्विटी। वाई? बिकॉज इक्विटी में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो और आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज इक्विटी का रिटर्न ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चलोगे तो 15% तो आपको मिल ही जाता है। बट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि था इक्विटी। अब इक्विटी में आप देखो दोस्तों, इक्विटी में मैं आपको सिर्फ ये जो मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूं, जो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, मैं आपको एक इंडेक्स फंड की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा आपको उसका नाम भी। क्योंकि इक्विटी से हम लोग क्या समझते हैं, इक्विटी में 4-5 चीजें आ जाती है दोस्तों। पहली चीज म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, उसके बाद स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग जो आप करोगे, उसके बाद ऑप्शंस में आप डील कर सकते हो, फ्यूचर्स में आप डील कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर स्टॉक्स, डोंट गो फॉर ऑप्शंस। इनमें आप जा सकते हो अगर आप इसमें डिटेल घुसोगे, एनालिसिस करोगे, देन गो अहेड, जाइए, कमाइए। बट अगर आप अपना टाइम ज्यादा नहीं लगा पा रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो इट्स वेरी डायनेमिक दोस्तों, इक्विटी बहुत ज्यादा डायनेमिक है। और कौन सा स्टॉक आप चूज करोगे, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, यू डोंट नो अनलेस यू नो द बेसिक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डायनेमिक है। तो आई वुड सजेस्ट यू डू नॉट गो फॉर एनी स्टॉक्स और समथिंग। म्यूचुअल फंड में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दूसरों की सुन के मत चूज करिए, देखिए, खुद से परखिए, उसके बाद ही लीजिए। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है इंडेक्स फंड। व्हाई एम आई सजेस्टिंग दैट? बिकॉज इंडेक्स फंड जो होता है वो किस पे काम करता है, वो हमारा काम करता है इंडेक्सेस पे, निफ्टी 50, सेंसेक्स, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं अभी जो बात करूंगा, मैं एक निफ्टी 50 को जो फॉलो कर रहा है उस इंडेक्स की बात करूंगा। तो एसबीआई इंडेक्स फंड की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो ग्राफ पे जाने से पहले थोड़ा हम पहले कैलकुलेशन आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको एक्चुअल दिखाएंगे पिक्चर की क्या है। अब इंडेक्स फंड का फायदा क्या होता है दोस्तों, मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, जो इंडेक्स फंड है वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि इंडेक्स, आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, इंडेक्स फंड की मैनेजिंग जो करता है कोई नहीं कर रहा होता है, इट मिमिक्स निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 10 सालों में निफ्टी यहां से यहां पहुंच गया है कि नहीं। आप ग्राफ देख सकते हो, कि दिखाऊंगा भी आपको ग्राफ, यहां से यहां पहुंच गया, और आने वाले टाइम पे भी वो ऊपर ही जाएगा। व्हाई? बिकॉज निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज हैं, और वो 50 बेस्ट कंपनीज हैं। अगर उनमें से कोई एक परफॉर्म नहीं भी करेगी, तो जो 51st नंबर वाली होगी वो टॉप 50 में आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये परफॉर्म ही करेगा। और आपको लमसम लगाना है या एसआईपी लगाना है, वो हम कॉल अभी लेंगे यहाँ देख के डेटा। तो देखो 2010-11 से लेके 2021 तक का अगर आप निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस देखोगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको रिटर्न माइनस में मिला है, यहाँ पे भी माइनस में मिला है, बट कहीं आपको 10 भी मिला है, कहीं आपको 27% भी मिला है, कहीं आपको 61% भी मिला है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 15 से तो आपको ये ऊपर ही मिलेगा। अब अगर किसी दिन मार्केट क्रैश ही होगी दोस्तों, तो उसमें तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो मान के चलते हैं कि 2010 में आपने 2,000 रुपए लगाने चालू करे इसमें, ठीक है। अब 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे मंथली, तो आप ईयरली 24,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मैच्योर्ड अमाउंट देखो, यहाँ नेगेटिव था तो ठीक है, चलो एक कम हो गया, यहाँ भी नेगेटिव था, कम हो गया, बट यहाँ पे देखो एकदम से बढ़ा।
एकदम से शूट हुआ, यहाँ पे शूट हुआ, अगेन यहाँ पे थोड़ा डाउन गया और लास्ट में तो इसने गदर मचा दी, है कि नहीं। अगर मैं इसको हटाऊं और आपको दिखाऊं कि आपने टोटल 11 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा दोस्तों, आपकी जेब से कितने गए? 2,64,000 रुपए, है कि नहीं। क्योंकि आप हर महीने, हर साल 24,000 रुपए डाल रहे हो, हर महीने 2,000 रुपए निकाल रहे हो अपनी जेब से, तो आपने 11 सालों में तो इतना ही इन्वेस्ट किया। तो लेमन भाषा में अगर मैं देखूं 11 साल में मेरा पैसा कहां से कहां पहुंच गया, तो 2,64,000 रुपए आपके कितने बन गए? 5,29,571 रुपए दोस्तों। रिटर्न देख रहे हो, सीधे 100% हो गया, दुगना हो गया आपका पैसा। और अगर इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करोगे तो भी 44% रिटर्न आपको मिल गया। मतलब आपका पैसा 50% आपने इंक्रीज कर लिया, ग्रो कर लिया। 2,64,000 करे थे और वो मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए तो हो ही गए हैं, है कि नहीं। तो आप देख रहे हो पावर, इक्विटी में बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बट अगेन मार्केट ऊपर नीचे करेगी तो वेरिएशन आएगा, बट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म जाना है। बी पेशेंट, शॉर्ट टर्म नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज पैसे लगा रहे हो और 5 महीने में ही आपने निकाल दिया, डोंट डू दैट। अगर ये करोगे तो कभी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी लेनी है और आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी लेनी है। तो ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 5 साल तक तो पैसे लगाओ दोस्तों। आज लगा के छोड़ दो और पैसा ऐसा डालो यहाँ पे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। बिकॉज अगर उसको बीच बीच में निकालते रहोगे तो हमेशा फिर यही रोना रोते रहोगे, यार मैंने पैसे जल्दी निकाल दिए, यहां मुझे कम मिला, अगर मैं रखता तो मुझे इतना मिलता। तो ये वाली चीज आपको नहीं करनी है। एटलीस्ट 5 ईयर्स तक का लगाओ, 10 साल तक लगाओ, लगे रहने दो, एसआईपीस कर दो, छोटा छोटा अमाउंट डालते रहो जो आपको फील भी ना हो और इन्वेस्टमेंट भी आपका चलता रहे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी। वाई आप देख चुके हो। अगर आप मान लो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा दोस्तों? काफी लोग होंगे हम में से ऐसे जिन्हें लगता है कि हाँ भाई अकाउंट में पैसे जोड़ लो, 5-6 लाख अकाउंट में रखो, क्या करना है, इधर उधर पैसे क्यों डालने हैं, क्या पता डूब जाए, क्या पता कहीं और चले जाए, कुछ और चले जाए। प्लस डू कंसिडर द इन्फ्लेशन पार्ट दोस्तों। आज की आपके पैसे की वैल्यू कल क्या होगी, यू डोंट नो दैट। अभी तो इन्फ्लेशन में एवरेज मान के चल रहा हूँ 6.5, बट आप देख रहे हो इन्फ्लेशन 11% भी गया है 2012-13 में, है कि नहीं। और अभी कोविड आ गया था तब भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा एंड हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे गई, है कि नहीं। चलिए अब आपको इसका ग्राफ दिखाता हूं, थोड़ा आपको और क्लैरिटी आएगी। अब ये देखो दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का ग्राफ, ठीक है। निफ्टी 50 का जो आप ये एसबीआई, जिसकी मैंने आपको बात करी अभी, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की, अगर आप इसमें करते इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 2010 से अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते, देखो इनिशियली तो ज्यादा गेन हमें नहीं मिला। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये हमारा रेगुलर इन्वेस्टमेंट है जो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, और ये हमारे पैसे की जो वैल्यू बढ़ रही है वो है। अब देखो यहाँ पे मार्केट डाउन हुई थी 2020 में, कोरोना, है कि नहीं, नीचे गिरी थी, तो यहाँ पे दोबारा से हमारी पैसे की वैल्यू लगभग उतनी ही पहुंच गई थी जितनी हमने इन्वेस्ट करी थी। देख लो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कितना है, 2,40,000 और उसकी वर्थ है 2,86,000। काफी कम हो गई थी क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ऊपर जा चुके थे ऑलरेडी, 4 लाख हमारी वर्थ हो चुकी थी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे बहुत कम हो गई। बट अगेन देखो फिर से मार्केट उठी और अभी हम कहां पर है कि नहीं, 6 लाख पहुंच चुकी है हमारी वैल्यू 2,84,000 के इन्वेस्टमेंट में। तो ये दोस्तों ऊपर जाते ही रहेगी, है कि नहीं। लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म देखोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी बेनिफिट हमें कैसे मिला वो भी आपको समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड में ही आपको इंडेक्स फंड मिलेंगे और ये कैसे काम कर रहे हैं अगर आपको इसी फंड का मैं दिखाऊं तो इनकी दोस्तों कुछ एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। इसकी एक वैल्यू मिलेगी आपको, जैसे इस वाले फंड की वैल्यू शुरुआत हुई 16 रुपए से, एनएवी देख रहे हो आप 16.31 में। अब मान लो आपने 2,000 रुपए लगाए तो एज पर 16 रुपीज आपको कुछ यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। अब जैसे जैसे ये विद टाइम बढ़ते रहेगी वैल्यू, जैसे यहाँ 45 हो गई तो आपको उसी हिसाब से यूनिट्स मिलते रहेंगी। आप यहाँ भी खरीदोगे, यहाँ भी खरीदोगे, हर जगह खरीदोगे, तो इसलिए आप एवरेज आउट होते रहोगे, है कि नहीं। अब देखो यहाँ 147 रुपीज है, तो जो 2,000 रुपए आप लगा रहे हो 147 के हिसाब से आपको कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी, बट वही यहाँ पे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अब बेनिफिट कैसे मिलता है, यहाँ पे आपके पास यूनिट्स ज्यादा होती हैं और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लाई बाई जो एनएवी होगी, वो जितनी यूनिट्स आपके पास होंगी उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना अमाउंट आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हमें बेनिफिट मिल जाता है इक्विटी में। एंड
आप इसका 2010 से ग्राफ ले लो दोस्तों, निफ्टी हमेशा ऊपर ही जाती है और निफ्टी ऊपर जाती है तो इसकी एनएवी भी ऊपर जाती है। अब जहां पे क्रैश आएगा तो देखो दोस्तों फर्क पड़ेगा, बट अल्टीमेटली ये कवर अप कर लेगा उस लॉस को भी। तो लॉन्ग टर्म सोचो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। तो ये तो था फिक्स डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड एंड इक्विटी के बारे में। अब जैसे मैंने आपको प्रोविडेंट फंड बताया, यहाँ पे हमारा 8% का एवरेज रहता है, तो ऐसे ही जो पोस्ट ऑफिस की पीएलआई है वहां पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। वहां पे भी आप पैसे डाल सकते हो। बाकी एलआईसीज की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो वो भी दोस्तों देखो जरूरी है, बट अभी मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि आप पैसा कैसे सेव कर सकते हो। रेगुलर मंथली बेसिस पे आपकी कुछ सैलरी आ रही है तो कुछ पार्ट, थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट सेविंग्स में जरूर डालो। एंड बाय सेविंग्स आई मीन इन्वेस्टमेंट समवेयर। ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दो या सारा पैसा पीएफ में डाल दो या सारा इक्विटी में डाल दो। डिवाइड करो, कैलकुलेट करो, और ताकि डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि अगर मान लो कहीं पे कुछ गड़बड़ भी होती है तो आप बैलेंस आउट हो जाओगे। तो वो रिस्क आपको देख के चलना है कि। सेकेंडली, जो एलआईसी हैं वो भी जरूरी हैं, क्योंकि इंश्योरेंस इज ऑल्सो नेसेसरी। कभी मान लीजिए भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में जो ये इंश्योरेंसेज होते हैं ये काफी बेनिफिशियल हो जाते हैं। मेडिक्लेम जो होते हैं काफी बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो इनका एक अपना अलग एस्पेक्ट है। तो ये एक लो और लेके छोड़ दो, बट इसको आप इन्वेस्टमेंट में काउंट मत करो, इसको आप अपनी सेविंग में काउंट मत करो। ये आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ये मत देखो कि यार एलआईसी में कौन पैसे लगाए, यार मेडिक्लेम में कौन पैसे लगाए, यहाँ पे तो पैसे मेरे बर्बाद हो रहे हैं, मैं फालतू ईएमआई दे रहा हूँ। तो दैट इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। वो आपकी लाइफ के बारे में है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि जीने वाले हो भाई, कुछ नहीं होगा आपको, तो मत करो। बट लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज लग सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो एक सेफर साइड के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट उधर कर रहे हो तो उसको उसी नजरों से देखो। उसको उस नजरों से मत देखो यार कि हाँ ठीक है मुझे लमसम मिलेगा कुछ टाइम बाद, मैं इतना कमा लूंगा। डोंट लुक टुवर्ड्स दैट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह लो, इन चीजों में लगाओ, फिक्स डिपॉजिट में लगाओ, पीएफ में लगाओ, इक्विटी में लगाओ, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखो और करो। एंड एक्सेल इज अ वेरी गुड टूल जिससे आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे आपकी चीजें किस हिसाब से आगे चल रही है, किस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो उसका यूज करो दोस्तों। लाइफ डिसीजंस में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपको बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगी वीडियोस जिन्होंने एक्सेल के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो डू वॉच देम। एंड आई होप कि जो मैंने आपको एक ब्रीफ सेशन ये दिया है, आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कब आपको शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज रियली ऑसम। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करोगे उतनी ही जल्दी आपको बेनिफिट मिलना चालू होगा। अभी नहीं मिलेगा, बट आफ्टर अ ईयर और 2 यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट। आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।